माँ शारदे, माँ सरस्वती आपके चरणों में सादर प्रणाम। नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी, एचपीएस एजुटेक। यूट्यूब पर जाकर के साथियों सर्च कीजिएगा एचपीएस एजुटेक, और आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथियों जीके एंड जीएस के क्षेत्र में जुड़िए इस एचपीएस एजुटेक से और अपनी तैयारी को एक मजबूत आयाम दीजिएगा। भरोसा कीजिएगा साथियों इस एचपीएस एजुटेक पर। आपका ये भाई आपसे वादा करता है सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से कि आपके विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेगा। आपका विश्वास डिगने नहीं देगा साथियों, बस आप थोड़ा विश्वास कीजिएगा। हम दोस्तों ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी। ज्योग्राफी की सीरीज में हम भारत का फिजिकल डिवीजन यानी भौतिक विभाग पढ़ रहे थे, भौगोलिक विभाजन पढ़ रहे थे। एक सूचना दे देता हूं साथियों, ध्यान से सुनिए। फेसबुक पर जाकर एचपीएस एजुटेक सोनी सर के नाम से फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। हम जल्दी ही मिलेंगे आपको इंस्टाग्राम पर भी। थोड़ा भरोसा रखिएगा, ऑफलाइन बेंच में दोस्तों बिजी रहते हैं, इतना समय नहीं मिल पाता। अगर आपको लग रहा है साथियों कि आप ये आवाज में फेंक लग रहा है कुछ, तो आप इस चैनल पर 15-20 मिनट देखकर तो देखिए साथियों। बड़ी बड़ी फीस देकर भी आप अपना समय सौंपते हैं, विश्वास सौंपते हैं, तो थोड़ा विश्वास इस चैनल पर भी तो कीजिए, आपको पता चल जाएगा। लगे दोस्तों वाकई में कुछ खास क्वालिटी है और हमारा एक ही पहचान है, विश्वास। दोस्तों अगर आपको भरोसा हो जाए तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू। आइएगा पॉइंट पर साथियों, हम पढ़ेंगे आज भारत के तटीय प्रदेश और द्वीपीय क्षेत्र। तटीय प्रदेश व द्वीपीय क्षेत्र, हेडिंग लगाइएगा साथियों, तटीय प्रदेश व द्वीपीय क्षेत्र। समझ में आ गई बात आपको? हमने हिमालय का निर्माण, उसकी विशेषताएं, सभी प्रमुख पर्वतीय श्रेणियां, पहाड़ियां देखी थी दोस्तों, दर्रे देखे थे। आज अपन बात करेंगे, उत्तर का विशाल मैदान देख चुके हैं दोस्तों संपूर्ण रूप में। आज भारत के तटीय प्रदेश व द्वीपीय क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे। तो समझिएगा साथियों, सबसे पहले तो मुझे बताइए दोस्तों, किसी भी क्षेत्र की जो सीमा होती है वो या तो स्थल से जुड़ेगी या जल से। हमारा भारत देश जो है, इसकी टोटल जो सीमा है ना साथियों, 22,716.6 वर्ग किलोमीटर है, जिनमें से मेरे साथियों 15,200 वर्ग किलोमीटर मानी जाती है स्थलीय सीमा और 7,516.6 किलोमीटर मानी जाती है जलीय सीमा। तो आज अपन बात करेंगे इस जलीय सीमा पर, क्योंकि स्थल तो दोस्तों तट होता नहीं है, इसलिए समुद्री सीमा की बात करेंगे हमारे भारत में। तो इस सीमा की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा हमारी हेडिंग क्या थी साथियों, कि तटीय प्रदेश और द्वीपीय प्रदेश। अब देखना, समझिएगा, 7,516.6 किलोमीटर जो ये जलीय सीमा है, इसमें साथियों भारत का जो समुद्री तट जो है वो 6100 किलोमीटर है, और अन्य जो पीछे जो सीमा बच रही है वो दोस्तों द्वीपीय प्रदेशों से लगी हुई सीमा है। तो इनमें दो सीमाएं आती है, समुद्र तट से लगे हुए भारत के राज्यों की सीमा और दोस्तों द्वीपीय सीमा। तटीय सीमा 6100 किलोमीटर मानी जाती है, और द्वीपीय सीमा को, द्वीपों की जलीय सीमा को शामिल कर लिया जाए तो टोटल हो जाएगी 7,516 किलोमीटर। कंसेप्ट क्लियर? चलिए अब देखो, हमारे भारत की जलीय सीमा दोस्तों लग रही कहां कहां पर है। ईमानदारी से दोस्तों अपना समय देकर परखिएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपका सवाल बाहर नहीं जाने दूंगा। बाकी तो ज्ञान अनंत है साथियों। हम कौन होते हैं उस ज्ञान को निश्चित सीमाओं में बांधने वाले? ज्ञान बांटने से बढ़ता है। यह तो दोस्तों हमारा सौभाग्य है कि हम जो है सरस्वती मां के इस ज्ञान भंडार में प्रतिदिन कुछ न कुछ एक तुच्छ मात्रा में अर्जन करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखो हमारा ये भारत का जो दक्षिणी भाग है इसे प्रायद्वीप कहते हैं, क्योंकि स्थलीय भाग का वो टुकड़ा जो जलीय राशि से तीनों ओर से घिरा हुआ हो। तो भारत के इधर दोस्तों अरब सागर है, जो हिंद महासागर का ही भाग है, अरब सागर है। इधर दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी वे हो, बंगाल कहते हैं जिन्हें, बंगाल की खाड़ी है। और इधर साथियों हिंद महासागर है। कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना मेरे भाइयों, एक एक चीज को अच्छी तरीके से समझना। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया, जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। देखिए साथियों, मैं आपको बताता हूं, ये इस प्रकार का हमारा यहां पर बेल्ट होता है। यह क्या है साथियों? यह जलीय राशि, यहां पर ये खाड़ियां हैं,
ध्यान रखना, उत्तर की ओर जो खाड़ी है वो है कच्छ की खाड़ी और दक्षिण की ओर जो खाड़ी है वो खंबात की खाड़ी है। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों, ध्यान रखना। कच्छ की खाड़ी बंगाल की, ये खाड़ियां हैं। ये हमारा गुजरात राज्य है दोस्तों। तो ध्यान रखना, भारत में समुद्री सीमा की शुरुआत कहां से होती है? गुजरात राज्य से होती है। गुजरात के दक्षिण में दोस्तों आता है महाराष्ट्र राज्य। मैं पैमाने पर कोई नहीं बता रहा हूं, केवल आपको समझा रहा हूं साथियों। अगर आपको भारत का मानचित्र नहीं आता है तो आप जाइएगा एचपीएस एजुटेक चैनल पर, इंडिया का मैप और विस्तृत जानकारी दोस्तों, लेटेस्ट के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है बहुत विस्तृत तरीके से समझा रखे हैं दोस्तों। महाराष्ट्र, फिर आपका यहां पर एक छोटा सा राज्य गोवा होता है, गोवा। गोवा के बाद में साथियों ये कर्नाटक है, यहां पर कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में यह चिल्ली के आकार का केरल राज्य है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए साथियों, ध्यान रहे। ये पांच राज्य जो है ना साथियों, ध्यान रखिएगा, यह हमारे पश्चिमी तट पर है। गुजरात, समुद्री सीमा की बात कर रहा हूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इधर सामने दोस्तों आ जाता है तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद में साथियों यहां पर आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में दोस्तों हमारा उड़ीसा, और फिर पश्चिमी बंगाल। ध्यान रहे साथियों, भारत के टोटल कितने राज्य समुद्री सीमा पर स्थित है? आपको सवाल पूछ लिया जाए तो टोटल 9 राज्य है। गिनवा देता हूं, देखो, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, उड़ीसा 6, आंध्र प्रदेश 7, पश्चिम बंगाल 8 और तमिलनाडु 9। टोटल 9 राज्य है साथियों। पहले 5 केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों समुद्री सीमा पर थे। केंद्र शासित प्रदेश बोला है, राज्य तो 9 हो गए। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों समुद्री क्षेत्र यानी समुद्र की सीमा को छूते थे, आज 4 ही है। क्यों भाई? हमारा दोस्तों जो दमन दीव और दादरा नगर हवेली है उसको इंक्लूड करके 1 कर दिया गया, ये आप सब जानते हैं। तो सबसे उत्तर में दोस्तों खंबात घाटी के पास जो दीव केंद्र शासित प्रदेश था, तो दादरा नगर हवेली में दमन दीव 1, उसके बाद में लक्षद्वीप, यहां पर दोस्तों लक्षद्वीप है अरब सागर में, तो लक्षद्वीप 2। इधर साथियों हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, ऐसे ध्यान रखना, अंडमान निकोबार, तो वो हो गया 3, और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है ये हो गया 4। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए साथियों। अब देखना, इसी समुद्री तट पर दोस्तों द्वीप भी आपको मिलेगा और समुद्री तट की बात करेंगे। तो यह तो हुए हमारे राज्य। अब यहां से आपसे 3 सवाल पूछेगा, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों में साथ में सवाल पूछ ले कि समुद्री तट की सीमा सबसे ज्यादा किसकी है, तो साथियों होगा अंडमान निकोबार। कौन सा होगा? अंडमान निकोबार। ध्यान से सवाल बोल रहा हूं, वापस सुन लेना। अब मैं आपको समझा रहा हूं, फिर अपन मैप वापस बनाएंगे। पहले समझिएगा, आपसे सवाल पूछ ले कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों दिया हुआ हो, तब साथियों अंडमान निकोबार होगा, और वो सीमा लग रही है लगभग 1962 किलोमीटर। ध्यान रखना, ध्यान के अंडमान निकोबार की सीमा सबसे ज्यादा है। लेकिन साथियों अगर आपको सवाल पूछ लिया जाए कि राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। समझ में आ गई? यानी भारत का गुजरात राज्य सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाता है, लगभग 1250 किलोमीटर। लेकिन अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश गुजरात से भी ज्यादा है। फिर दोस्तों ये राज्यों में बोले तो पहले गुजरात, दूसरा हमारा राज्य आता है दोस्तों आंध्र प्रदेश, और तीसरा हमारा राज्य आता है तमिलनाडु। इतना तो आप ध्यान रखे ही। और सबसे छोटे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, गोवा राज्य है ही साथियों, सबसे कम गोवा राज्य, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। तो समझ में आ गई साथियों आपको बात, ये तट वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। अब देखना, मैं आपको पहले बताऊं दोस्तों, हम जो है ना तट और द्वीप एक साथ में चलेंगे, तो थोड़ा ध्यान से नोट करते हुए चलना। देखना, यह हमारे भारत का मैप है दोस्तों, देखो यह जो है। अब दोस्तों यह गुजरात जो है, इसे गुजरात को ही सौराष्ट्र कहते हैं, कच्छ के क्षेत्र को सौराष्ट्र कहते हैं। ऊपर वाली दोस्तों कच्छ की खाड़ी है, यह कच्छ का क्षेत्र है। इसी पर दोस्तों यहां पर काठियावाड़ प्रायद्वीप है, यह प्रायद्वीप की तरह है साथियों, तो इसे अपन काठियावाड़ प्रायद्वीप, खंबात का प्रायद्वीप ऐसे कहते हैं, खंबात की खाड़ी, सॉरी। तो यहां पर ध्यान रखना, यह जो है ना इधर सबसे ऊपर गिरती है नर्मदा नदी, और दक्षिण में गिरती है खंबात की खाड़ी में ताप्ती नदी। अब सुनना, कच्छ के क्षेत्र से लेकर के यह हमारा खंबात की खाड़ी
ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिर रही है साथियों। ताप्ती नदी के मुंह आने पर सूरत शहर बसा हुआ है। तो कच्छ की खाड़ी से लेकर के इस सूरत वाले शहर तक, यानी खंबात की खाड़ी के मुंह आने तक जो तट है ना साथियों, इस तट को किस नाम से जानते हैं? ध्यान से सुनना, काठियावाड़ तट, काठियावाड़ तट, या इसी को कहते हैं सौराष्ट्र तट। कोई कंफ्यूजन नहीं साथियों? आपसे सवाल पूछ सकता है, कच्छ की खाड़ी से लेकर खंबात की खाड़ी या खंबात की खाड़ी तक या सूरत तक या ताप्ती नदी के मुहाने तक का क्षेत्र जो है काठियावाड़ तट, या कौन सा तट होगा? सौराष्ट्र तट, क्योंकि कच्छ के क्षेत्र को सौराष्ट्र कहते हैं। चलिए अब दोस्तों ये सूरत जो है ना, यहां पर खंबात की खाड़ी, यहां सूरत से लेकर के, ढंग से समझना मेरे भाइयों, और गुजरात वाला बेल्ट वाला दक्षिण वाला और महाराष्ट्र राज्य और हमारा ये गोवा वाला जो भाग है, ये इस तट को दोस्तों अपन किस नाम से जानेंगे? देखो ये गोवा तक का भाग है दोस्तों। गोवा के आसपास के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं, कोंकण क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए इस तट का नाम भी क्या पड़ गया? कोंकण तट। कहां से कहां तक दोस्तों? ढंग से समझना, सूरत या खंबात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक का क्षेत्र है, ये गोवा तक का क्षेत्र है। और गोवा वाले क्षेत्र को कोंकण प्रदेश कहते हैं, इसीलिए इस तट का नाम कोंकण हो गया। और गोवा में बोली जाने वाली भाषा भी क्या हो गई? कोंकणी हो गई। दोस्तों आपको पता नहीं हो तो मैं बता देता हूं, 18वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में कोंकणी को ही शामिल किया गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी के रूप में। यह ध्यान रखना, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था इस समय। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह कोंकण तट हो गया। अब गोवा वाले क्षेत्र से लेकर के भाइयों, ये हमारा यहां पर जो कर्नाटक में मंगलोर, इसी को दोस्तों कहते हैं रोहा क्षेत्र। यहां पर रोहा क्षेत्र है। इस क्षेत्र वाले इस तट को किस नाम से जानते हैं? यहां पर दोस्तों जो क्षेत्र है उसको कहते हैं कन्नड़ क्षेत्र, कन्नड़ क्षेत्र। इसलिए इस तट का नाम भी हो गया कन्नड़ तट। क्या हो गया मेरे भाइयों? कन्नड़ तट। इसी का दूसरा नाम है केंद्रा तट। क्या नाम है मेरे भाइयों? केंद्रा तट। समझ में आ गई बात आपको? कंफ्यूजन मत रखना मेरे भाइयों। केंद्रा तट कहां से? गोवा से लेकर के कर्नाटक में मंगलोर या रोहा तक का क्षेत्र है कन्नड़ तट। और ये दक्षिण वाला जितना भी क्षेत्र है दोस्तों, यहां पर कुमारी अंतरिप तक, ये कन्याकुमारी है इधर तमिलनाडु की ओर, तो कुमारी अंतरिप तक का ये जो क्षेत्र है साथियों, केरल वाला, ये तट है हमारा मालाबार तट। और याद रखेगा मेरे भाइयों, मालाबार तट में काजू और नारियल की भरपूर खेती होती है। यह ध्यान रखना, यहां पर लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी को मखरला मिट्टी कहते हैं, दही की तरह लिपलिपी होती है, ध्यान रखना। तो कितने तट हुए? काठियावाड़ तट या सौराष्ट्र तट 1, कोंकण तट 2, कन्नड़ तट 3 और मालाबार तट 4। समझना पहले। अब देखो दोस्तों, इसी में अगर अपन द्वीप की बात करें तो समझना, यहां पर दोस्तों एक द्वीप है। कहां पर? यह कच्छ की खाड़ी के बीच में और खंबा की खाड़ी के बीच में 2 द्वीप है, जिसमें दोस्तों नाम क्या है मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। आलिया बेट, आलिया बेट और खादिया बेट, खादिया बेट, खादिया बेट। समझना मेरे भाइयों, घाट और तट में फर्क है। घाट अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर है तटों के, जबकि तट समुद्र को छूते हैं। ध्यान से सुनना, पहले मैं आपको बताऊं, इन समुद्री तटों पर ही साथियों बंदरगाहों का निर्माण होगा, जो अपन अलग से पढ़ेंगे अपन बंदरगाह के बारे में, समझिएगा। तट 2 है दोस्तों, पश्चिमी तट और पूर्वी तट। तो कुछ इनकी विशेषताओं भी तो होनी चाहिए। तो क्या विशेषता है समझिएगा। पहली बात, पश्चिमी तट जो है ना साथियों, यह संकरा है। क्या है? संकरा है। इसकी चौड़ाई बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा 25-30 किलोमीटर तक की ही चौड़ाई है इसकी। लेकिन पूर्वी तट जो है ना साथियों, बहुत ज्यादा चौड़ा है। ध्यान से सुना, मैं तट की बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा चौड़ा है। इसलिए यह कटा फटा भी क्या है? कम है। जबकि यह संकरा है तो कटा फटा ज्यादा है। संकरा क्षेत्र है तो दोस्तों यहां पर जलवायु भी क्या है? नम है, आर्द्र जलवायु है। जबकि यहां पर जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है। यह अंतर समझना भाइयों बहनों। पीसीएस की तैयारी करने वाले थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, आपका कंसेप्ट क्लियर करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। चलिए तीसरी बात देखिए दोस्तों, यह तट कम कटा फटा है तो यहां पर मछली पालन अच्छी तरीके से होता है और बंदरगाहों का निर्माण भी अच्छी तरीके से हो रखा है। जबकि यह क्षेत्र ज्यादा कटापटा है। और दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दोस्तों, यहां पर नदियां चल रही है, जैसे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, जो भी है साथियों। महानदी ऊपर है, फिर कृष्णा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ऐसी जो नदियां हैं, इन नदियों के मुंह आने पर डेल्टाई
का निर्माण हो चुका है दोस्तों, अवसाद जमा हो रखा है, जिसके कारण यहां पर बंदरगांव का निर्माण संभव नहीं है और मछली पालन भी इतना अच्छा नहीं हो पाता। समझ में आ गई बात आपको? चलिए फिर साथियों देखिएगा और कुछ आपको फर्क पूछ ले तो देखो, इस तटीय क्षेत्र में साथियों कुछ छोटी छोटी खारे जलीय झीलों का निर्माण हो रखा है जिसे लेगून कहते हैं। जैसे मालाबार तट में, मालाबार तट में क्या है दोस्तों, लेगून का निर्माण हो रखा है जिसे कयाल झील भी कहते हैं। दोस्तों यहां पर क्या है, प्रसिद्ध कयालें हैं 3, मालाबार तट में 3 प्रसिद्ध कयाल है। कयाल का मतलब समुद्री लहरों के कारण खारे पानी की छोटी छोटी झीलें बन जाती है जिन्हें कयाल या लेगून कहते हैं। जैसे समझिएगा, पहली पुनामदा कयाल, समझिएगा मेरे भाइयों, पुनामदा कयाल, अष्टमुड़ी कयाल, अष्टमुड़ी कयाल, अष्टमुड़ी बोला दोस्तों या मुड़ी, और तीसरा है दोस्तों वेम्बनाद कयाल। आप दोस्तों मैं बता देता हूं, पुनामदा कयाल हमारे भारत में प्रसिद्ध है साथियों मालाबार तट में। क्यों? क्योंकि यहां पर राष्ट्रीय नौकायन ट्रॉफी प्रतियोगिता होती है जिसे नेहरू ट्रॉफी प्रदान की जाती है दोस्तों, ध्यान रखना। तो यह कहां पर होती है? पुनामदा कयाल में यहां पर होती है। चलिए अब देखो यहां जैसे अपन बात करें दोस्तों तो कच्छ के आसपास यहां पर एक द्वीप है बहुत प्रसिद्ध है जो आपने नहीं सुना होगा, पीरोटन द्वीप। पीरोटन द्वीप है साथियों, पीरोटन द्वीप। ये जितने भी यहां पर दोस्तों द्वीप है ना, समुद्री द्वीप, वो पेट्रोलियम क्षेत्र के लिए बड़े प्रसिद्ध है। तो पीरोटन द्वीप भी प्रसिद्ध है। यहीं पर तो कांडला, भरूच, भावनगर बंदरगाह है दोस्तों, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कांडला ही तो है, ध्यान रखना। तो पीरोटन द्वीप जो है कच्छ के पास, फिर इसके बीच वाले क्षेत्र में दोस्तों खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में आलिया बेट और खादिया बेट, वो भी पेट्रोलियम के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहां पर 2 द्वीप आते हैं, देखो इस हमारे कोंकण तट में महाराष्ट्र के पास में 2 प्रसिद्ध द्वीप है। एक तो है सालसेट द्वीप, मैं नाम लिख रहा हूं दोस्तों ध्यान से सुना, सालसेट, सालसेट द्वीप, और दोस्तों एक प्रसिद्ध द्वीप है सालसेट और दूसरा है एलिफेंटा द्वीप। याद रखना, समझिएगा साथियों, हम तट और द्वीप साथ साथ में समझा रहे हैं। यह सालसेट द्वीप है ना साथियों, इसी पर महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई समुद्र में बसी हुई है, सालसेट द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर, ध्यान रखना। समझ में आ गई बात आपको साथियों? बस इधर दोस्तों हमारा जो है अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो मैं थोड़ा सा आपको लगे हाथों समझा रहा हूं, लक्षद्वीप, ध्यान से सुना, एक एक बात को नोट करते हुए चलना भाइयों। लक्षद्वीप का नाम पहले क्या था? लक्कादीव, मिनिकॉय या अमीन दीव नाम था साथियों, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। अब मैं थोड़ा सा यहां से मिटा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना आप, यह मिटा रहा हूं। लक्षद्वीप जो है साथियों, ध्यान रहे, लक्षद्वीप जो है ना, इस लक्षद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है ये। इस पर ज्यादा कोई मानव निवास नहीं करा है, नाम मात्र कोई, बाकी मानव का निवास योग्य नहीं है। लक्षद्वीप अरब सागर के जितने भी द्वीप है साथियों, वो प्रवाल निक्षेप या मूंगे की चट्टानों से बने हुए हैं, ध्यान रखना, इसलिए इन पर कोई निवास इतना नहीं है। दूसरी बात साथियों, यह एटोल वलयाकार प्रवाल भित्ति से निर्मित है। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा। यहां पर 3 प्रसिद्ध द्वीप है साथियों, ध्यान रखना। एक द्वीप का नाम है कवारती, कवारती द्वीप, दूसरे का नाम है साथियों एंड्रोड द्वीप या एंड्रोड द्वीप, और तीसरे का नाम है पिटनी। याद रखना मेरे भाइयों, पिटनी नाम है, पिटनी। कवारती द्वीप पर दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी है। एंड्रोड द्वीप क्या है साथियों? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और पिटनी द्वीप पर क्या है साथियों? पिटनी द्वीप, ध्यान रखना, यह पिटनी द्वीप पर यहां पर समुद्री पक्षियों का दोस्तों थोड़ा आवागमन होता है, पक्षी है यहां पर, इसलिए इसको एक पक्षी क्षेत्र के रूप में या पक्षी अभयारण्य के रूप में घोषित कर रखा है। याद रखना दोस्तों, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में ही क्या है? ध्यान रखना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में ही तो 9 डिग्री चैनल माना गया है, यह भी थोड़ा आप ध्यान रखें। तो ये यहां पर दोस्तों इतने ही प्रसिद्ध द्वीपों का आप ध्यान रखें, बाकी तो छोटे छोटे अनेक द्वीप है। इसी प्रकार दोस्तों यहां श्रीलंका के बीच में यहां पर पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में। यहीं पर दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी में कच्छा तिबू द्वीप है, ध्यान रखना, कच्छा तिबू में लिख रहा हूं, देखो कच्छा
टीबू द्वीप, और ये कच्छा टीबू द्वीप जो है विवादित है भारत और श्रीलंका के बीच में, कच्छा टीबू द्वीप। यहां पर दोस्तों बंदरगाह भी है, लेकिन वो अपन अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, एक साथ आपको समझ में नहीं आएगा। सब जगह यहां पर बंदरगाह बने हुए हैं। यहां पर बंदरगाह है, पश्चिमी तट में बंदरगाह ज्यादा है, जबकि पूर्वी तट में बंदरगाह कम है। पूर्वी तट पर दोस्तों नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि पश्चिमी तट में मुख्य रूप से दो ही नदियां हैं, एक तो नर्मदा और एक ताप्ती। यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है दोस्तों, ये नदियों के मुहाने का निर्माण करती है, जिसे एस्चुरी या जवाहर नदमुख के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना। अब देखो इसको मिटा रहा हूं, अब समझिएगा मेरे भाइयों। तो पश्चिमी तट हमारा, पश्चिमी तट और पश्चिमी द्वीप कैंसिल हो गया। यहां पर दोस्तों दमन दीव जो था, तो दीव खंबात की खाड़ी में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वर्तमान में दादर नगर हवेली में ही शामिल है। तो ये हमारा, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आराम से लिख सके साथियों। अब अपन पूर्वी तट की ओर थोड़ी बात करेंगे, समझिएगा। समझिएगा, अब अपन बात करें साथियों हमारे पूर्वी तट की विशेषताएं मैंने बता रखी है। देखो सबसे पहले यह जो तट था दोस्तों तमिलनाडु वाला, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, आपने नाम नहीं सुना होगा, कोरोमंडल तट का ही दूसरा नाम है पायन तट। यह थोड़ा ध्यान रखना, इसका दूसरा नाम एक और है साथियों, पायन तट, जो एग्जामिनर में कभी कभी पूछ लिया जाता है और हमें पता नहीं चल पाता है, पायन तट। दूसरी बात दोस्तों ध्यान से सुनना, यह देखो यहां से क्या है साथियों, उत्तरी पश्चिमी मानसून की हवाएं जब यानी पछुआ पवने, सामान्य रूप में बात करूं दोस्तों, लौटता हुआ मानसून जब वापस यहां से आता है ना, तो ध्यान रखें बंगाल की खाड़ी से दोस्तों क्या कर लेता है, आर्द्रता ग्रहण करता है और इस क्षेत्र में दोस्तों वर्षा करता है शीत ऋतु में। तो आपसे सवाल कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है एग्जाम में कि कोरोमंडल तट पर शीतकाल में वर्षा किस तट पर होती है, या कोरोमंडल तट पर वर्षा कब होती है। यह तट दोस्तों क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो उत्तरी ग्रीष्म ऋतु में होता है उनसे सूखा रह जाता है पश्चिमी घाट के कारण, क्योंकि यह पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है, इसलिए दोस्तों यहां पर वर्षा होती है शीतकाल में उत्तरी पश्चिमी मानसून के लौटते हुए मानसून से। यह थोड़ा ध्यान रखना, यह कोरोमंडल तट है। कोरोमंडल तट से दोस्तों उत्तर वाला जो भाग है यह कहां तक फैला हुआ है, तो कुमारी अंतरिक्ष से लेकर के कृष्णा नदी का जो मुहाना है, कृष्णा नदी, यहां तक यह तट फैला हुआ है। अब दोस्तों आंध्र कृष्णा नदी के लेकर के इधर देखना गोदावरी नदी तक का जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश वाला, इस तट को अपन कहते हैं गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट कहते हैं। इसके उत्तर दोस्तों यह जो तट है ना, ध्यान रखिएगा इसको, यहां पर जो तट है इस तट का नाम है साथियों उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। क्यों कहते हैं दोस्तों उत्तरी सरकार, क्योंकि उड़ीसा के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है ना साथियों, उसको उत्कल का मैदान कहते हैं। आपने राष्ट्रगान पढ़ते हुए सुना होगा उत्कल बंगा, यह बंगा का मतलब बंगाल और उत्कल मतलब उड़ीसा, तो इस क्षेत्र का उत्कल मैदानी क्षेत्र है यहां पर, तो उत्तरी सरकार तट है, ध्यान रखना। इसी का दूसरा नाम है दोस्तों काकीनाडा तट, काकीनाडा तट। तो यह तीन तट फेमस है साथियों हमारे पूर्वी समुद्री तटीय क्षेत्र में। अब समझिएगा यह तो हो गए तट आपके, कहां से कहां तक, कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक कोरोमंडल या पायन तट, कृष्णा से लेकर के गोदावरी के बीच का क्षेत्र गोलकुंडा तट, और इससे पश्चिमी बंगाल तक का क्षेत्र उत्तरी सरकार या काकीनाडा तट। चलो इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ी द्वीपों की बात कर लेते हैं साथियों, तो देखना सबसे पहले तो मैंने कच्छा टीबू और पंबन द्वीप यहां पर बता दिया। आंध्र प्रदेश के पास में दोस्तों यहाँ हमारा जो है कृष्णा नदी के मुहाने के पास में एक दोस्तों द्वीप है, और उस द्वीप का नाम है श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा। पहली बात तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के द्वीपों के बारे में थोड़ा समझना। अरब सागर के द्वीप जो है वो आकार में छोटे हैं, पहली बात तो। दूसरी बात ये प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टानों से बने हुए हैं। तीसरी बात यहां पर मानव का निवास नगण्य रूप में है साथियों, यह भी ध्यान रखना। और यहां पर जो प्रमुख द्वीप है दोस्तों 43 द्वीप है, 43 द्वीप, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से दोस्तों भारतीय द्वीप जो है 247 है, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी के हैं, और बंगाल की खाड़ी में भारत की बात कर रहा हूं, बाकी तो साथियों बंगाल की खाड़ी में लगभग 570 से ज्यादा द्वीप है, 570 के लगभग द्वीप है, ध्यान रखना। लेकिन 204 है हमारे भारत के, और 43 द्वीप है अरब सागर में, ध्यान रखिएगा।
तो यह द्वीप मूंगे की चट्टानों से निक्षेपित है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप बड़े हैं। दूसरी बात ये दोस्तों, समुद्री क्षेत्र में निकली हुई पर्वतीय चोटियां हैं, इसलिए इस पर मानव निवास करने योग्य है और मानव की आबादी भी रह रही है। तीसरी बात, ये द्वीप बड़े हैं साथियों, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यह तो हो गई आपकी विशेषताएं क्लियर। अब देखना, हरिकोटा जो द्वीप है, इस द्वीप पर दोस्तों हमारे भारत में जो रॉकेट का प्रक्षेपण होता है वो प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया साथियों यहां पर, और इस प्रक्षेपण केंद्र का नाम क्या है? सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र कहां पर है मेरे भाइयों? श्री हरिकोटा द्वीप में, जो आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के आसपास मुहाने पर। समझ में आ गई साथियों? चलिए, पहला द्वीप यह क्लियर हुआ। दूसरी बात दोस्तों, हमारे भारत के सबसे दक्षिण में देखो, ये 8 डिग्री मुख्य भूमि शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से। लेकिन भारत का मुख्य क्षेत्र तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप है, जो यहां से भी 2 डिग्री अक्षांश नीचे है। कहां पर? ये देखो, यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप है, जिनमें से 6 मुख्य द्वीप है साथियों। ढंग से समझना, मैं क्लियर करवा रहा हूं आपको। यह द्वीप देखो, यह अंडमान निकोबार द्वीप है। इसके उत्तर में दोस्तों ये म्यांमार का अधिकार रहता था। यहां पर कोको द्वीप है, कोको द्वीप है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है साथियों कि कोको द्वीप कहां पर है? तो उत्तरी अंडमान के उत्तर वाले भाग में है, बंगाल की खाड़ी में, यहां कोको द्वीप। तो उत्तरी अंडमान और बंगाल की खाड़ी के कोको द्वीप समूह के बीच का चैनल कोको चैनल कहलाता है। फिर देखो, यह है उत्तरी अंडमान, यह दोस्तों मध्य अंडमान, और यह जो हमारा है दक्षिणी अंडमान, और यह है लघु अंडमान। चारों ध्यान रखना, लघु अंडमान, लघु का मतलब छोटा होता है साथियों, तो इसे लिटिल अंडमान भी कहते हैं, यह थोड़ा ध्यान रखना। फिर कार निकोबार और दक्षिण वाला ग्रेट निकोबार। समझिएगा मेरे भाइयों, भारत का सबसे भूमध्य रेखा से दूरी वाला पॉइंट जो 876 किलोमीटर दूर है, ग्रेट निकोबार द्वीप है। सॉरी, हाँ, ग्रेट निकोबार द्वीप है दोस्तों। और ग्रेट निकोबार पर आपको पता है भारत का दक्षिणतम पॉइंट है, और इसका नाम है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है मेरे भाइयों? इंदिरा पॉइंट नाम है, याद रहेगा। यह 1985 में दोस्तों नामकरण हुआ था इसका, 1985 में, याद रहे, इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया है। इस पॉइंट या द्वीप का बिंदु का नाम पहले क्या था? इसी का नाम था दोस्तों पहले पारसन पॉइंट, पारसन पॉइंट। इसी का नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन। इसी का नाम था दोस्तों लाही चिंग पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट। ध्यान रखना, 10 अक्टूबर 1985 के लगभग दोस्तों इसका नाम इंदिरा पॉइंट किया गया था। इस द्वीप पर, तट पर ही, ध्यान रखिएगा, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी की चपेट में आ गए थे यह द्वीपीय क्षेत्र, यह थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इसकी बात खत्म हुई। अब देखो दोस्तों, कार निकोबार और लघु अंडमान के बीच में 10 डिग्री का चैनल है, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में कितने डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल है, ठीक। उत्तरी अंडमान पर दोस्तों सैडल पीक चोटी है, सैडल पीक चोटी है, जो ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक उत्तरी अंडमान पर है। दक्षिणी अंडमान पर दोस्तों 2 चीजें हैं, ध्यान, सॉरी, 2 क्षेत्र है दक्षिणी अंडमान पर। पहला तो है दोस्तों हैरियट पर्वत श्रेणी, हैरियट पर्वत, यह दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की चोटी है, हैरियट पर्वत। दूसरी दोस्तों ध्यान से सुनना, इस दक्षिणी अंडमान पर ही हमारी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी राजधानी? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, याद रखिएगा मेरे भाइयों, पोर्ट ब्लेयर राजधानी। पोर्ट ब्लेयर राजधानी दक्षिणी अंडमान पर है। पोर्ट ब्लेयर में दोस्तों क्या क्या है? तो ढंग से सुनना, पोर्ट ब्लेयर राजधानी जो दक्षिणी अंडमान पर है, यहां पर एक तो साथियों कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति रिसर्च सेंटर है पोर्ट ब्लेयर में। दूसरी दोस्तों दक्षिणी, आपने सुना होगा भारतीय इतिहास में काले पानी की सजा यानी कि सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल भी पोर्ट ब्लेयर में ही है। काले पानी की सजा इसी को कहते थे साथियों। तीसरी जो है ना, ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर क्या है, एक भारत का प्रसिद्ध एयरपोर्ट है जिसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट, वो भी साथियों इसी दक्षिणी अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में है। तो इतना भाइयों ध्यान रखना, यहां पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी विकसित किया गया है, तो यह थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। फिर साथियों देखो, मध्य अंडमान पर 2 द्वीप है, एक का नाम है बेरन द्वीप, एक का नाम है नारकोंडम द्वीप, वो मध्य अंडमान पर है। बेरन द्वीप भारत का सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है और नारकोंडम द्वीप प्रसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ रहा हूं साथियों, तो देखना
अब देखो ये दो द्वीप हो गए। हाँ, अंडमान निकोबार दोस्तों भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी बात, भारत में सबसे पहले मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचता है, न कि केरल। दोस्तों गलत ना करें, देखो ये यहां पर है तो मानसूनी हवाएं यहां पहुंचती तो पहले यहां पहुंचेगी, यहां पर 1 जून के आसपास अर्थात यहां पर 25 मई या 26 मई को पहुंच जाता है, इसलिए पहले यहीं पर पहुंचेगा। फिर देखो दोस्तों उड़ीसा के पास में यहां पर महानदी के डेल्टाई क्षेत्र के दक्षिण में एक प्रसिद्ध झील है जिसका नाम है मेरे भाइयों चिल्का झील। और यह चिल्का झील जो है ना भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहां पर दोस्तों एक द्वीप है, ध्यान रखना, उड़ीसा के तट उत्कल तट के पास में एक द्वीप है साथियों जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। द्वीप की बात करें तो अपन तो ढंग से समझना, यहां पर है उत्तरी सरका तट में व्हीलर द्वीप उड़ीसा के पास। इस व्हीलर द्वीप पर ही साथियों एपीजे अब्दुल कलाम आदरणीय राष्ट्रपति जी ने मिसाइलों का कहीं प्रयोग किया, ध्यान रखिएगा, इसीलिए इस द्वीप का नाम कलाम द्वीप कर दिया गया, कलाम द्वीप कर दिया गया था। इसी के द्वीप के पास में तो बैठकर साथियों हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने ग्रंथ लिखी थी, किताब माई जर्नी, मेरी यात्रा, यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यह दोस्तों द्वीप था। अब देखो ऐसे छोटे छोटे कई द्वीप है दोस्तों, अपन मुख्य मुख्य मेजर द्वीपों पर बात करेंगे। यहां पर दोस्तों पश्चिमी बंगाल के पास में देखो अंडमान निकोबार द्वीप पर दोस्तों सुंदरी वृक्ष जो है ज्यादा है, और पश्चिम बंगाल में भी सुंदरी के वृक्ष ज्यादा है, क्योंकि सुंदरी के वृक्ष जो है इसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है, तो यह तटों की रक्षा करती है दोस्तों कटाव से, यह भी ध्यान रखना। अब देखो हमारे जो पश्चिमी बंगाल में गंगा की अंतिम क्षेत्र में हुगली एक सहायक नदी है दोस्तों, हुगली, और हुगली के तट पर कलकत्ता के पास में एक द्वीप है साथियों गंगा सागर द्वीप, जिसे सागर द्वीप भी कहते हैं। यह तीर्थ स्थल भी है दोस्तों, गंगा सागर द्वीप है। दूसरा दोस्तों इसी के पास में एक द्वीप है न्यूमुर द्वीप। यह द्वीप बहुत प्रसिद्ध है साथियों, क्यों भाई? क्योंकि न्यूमुर द्वीप जो है मेरे भाइयों, यह न्यूमुर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित क्षेत्र है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक लास्ट द्वीप बचा हुआ दोस्तों जो बैरन द्वीप, सॉरी गलत बोले दोस्तों, माजुली द्वीप, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों एक नदीय द्वीप है जिसे कहते हैं माजुली द्वीप, और यह असम राज्य में है मेरे साथियों, असम राज्य में। तो इतना जरूर ध्यान रखिए साथियों, अगर आपको भरोसा है इस चैनल पर और आप विश्वास दे सकते हैं तो भाइयों आपसे विनम्र निवेदन करता हूं इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करके अपने भाई का मनोबल बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।